आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 2018 से अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन ये पार्टी अब अचानक से मुश्किल में नजर आ रही है। एक समय का किंग मेकर माने जाने वाली बीजेपी आज अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रही है। नेशनल पार्टी बीजेपी 2014 में जब तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और जनसेना पार्टी जेएसपी के साथ गठबंधन में थी तो उसने 4 विधानसभा सीटें और राज्य में 2 लोकसभा सीटें जीती थी। वहीं जब उसने 2019 का चुनाव अपने दम पर लड़ा तो उसे कोई भी फायदा नहीं मिला और तब से ही स्थिति में कोई बदलाव नहीं देखा गया। इतना ही नहीं, इस साल की शुरुआत में भी एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आंध्र प्रदेश में बीजेपी की लगातार गिरावट देखी जा रही है और इस गिरावट के लिए पार्टी के बाहरी और भीतरी दोनों ही मुद्दे जिम्मेदार हैं। और यही मुद्दा जो पार्टी के भीतरी और बाहरी मुद्दा है, यही बीजेपी को लगातार बैकफुट पर धकेल रही है। आंकड़ों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी का सांसदीय क्षेत्रों में अगर वोट शेयर की बात करें तो 2014 में पूरे आंध्र प्रदेश में 7.22% था संसदीय क्षेत्र का वोट, और वही घटकर 2019 में ये वोट 0.98% हो गया। वहीं विधानसभा क्षेत्र में वोट शेयर की बात करें तो 2014 में 4.13% था, जो 2019 में घटकर 0.84% हो गया। इस बीजेपी को ये बैकफुट पे जाने के जो अंदरी और बाहरी मुद्दे हैं, इसके जो दो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं जो बीजेपी को बैकफुट पर धकेल रही है, उसमें सबसे पहला है अधूरे वादे। राजनीतिक वैज्ञानिक और वे सभी पार्टियां जिनके बीजेपी के साथ अच्छे रिश्ते थे, वे सभी पार्टियां राज्य में नेशनल पार्टी की लगातार गिरावट की कई सारी वजहें बताती हैं। इन पार्टियों का मानना है कि बीजेपी की लीडरशिप वाली केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट 2014 के तहत किए गए वादों को पूरा करने में फेल रही है। इसका 2 एग्जाम्पल आपको बता दूं। जब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने कहा था कि विभाजन आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो विभाजन था उसके बाद आंध्र प्रदेश को 5 साल के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा, वहीं बीजेपी के सीनियर नेताओं ने 2014 में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को 10 साल तक बढ़ाने का वादा किया, जो कि पूरा नहीं हो पाया। वहीं फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि आंध्र प्रदेश एससीएस के योग्य नहीं है और ये इसकी बेसिक क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता। अब बता दो, बीजेपी 2014 के तहत जो वादे किए थे, 2014 चुनाव में तो जो इतने वादे उन्होंने किए थे उसे पूरा तो नहीं कर पाई। हालांकि सत्ता में आने के बाद बीजेपी अपनी बात से मुकर गई, वादों को पूरे करने के बजाय अपनी बात से मुकर गई और राज्य को विशेष पैकेज की पेशकश की और आंध्र के लोगों को ये बात स्वीकार करने जैसा ही नहीं लगा। उस मुद्दा में जिसमें फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि आंध्र प्रदेश एससीएस के योग्य नहीं है और ये इसके बेसिक क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है, तो बीजेपी ने फाइनेंस कमीशन को भी इसके लिए दोषी बताया। यही बीजेपी और टीडीपी के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह थी और रीजनल पार्टी भी इस अलायंस से बाहर हो गई और आंध्र के लोग बीजेपी को सौतेला व्यवहार करने वाली पार्टी मानने लगे। इसके अलावा भारत सरकार ने पोलावरम को नेशनल प्रोजेक्ट बताया। इसके बावजूद टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों का कहना है कि फंडिंग पर्याप्त नहीं है। इसके कुछ महीने पहले प्रोजेक्ट के लिए 12,000 करोड़ से अधिक की मंजूरी पर सहमति के बाद बीजेपी नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार के जो प्रोजेक्ट है, उस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट में कितनी लागत होगी इसकी रिपोर्ट जमा करने में देरी की। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार ने पहले इस प्रोजेक्ट के लिए खास प्रोजेक्ट बनाने की सोची थी, लेकिन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसे स्वीकार नहीं किया। जो चाहते थे कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के पहले इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल का प्रोजेक्ट रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि राज्य को सीधा फंड दिया जाए। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की 100% बिक्री यानी कि 100% बिक्री का विकल्प बीजेपी की मुश्किल बना हुआ है।
जहां केंद्र सरकार ने इसको पूरी तरह से बेचने का फैसला लिया। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी ने अपने सभी वादे पूरे किए। उनका कहना है कि कम से कम 6 नेशनल इंस्टीट्यूट, IIT तिरुपति, NIT आंध्र प्रदेश, IIM विशाखापट्टनम, IISER तिरुपति, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, भारत पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विशाखापट्टनम 2014 से स्थापित किए गए हैं और इससे भी ज्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट कई सारे मामलों में समय पर जमीन उपलब्ध कराने में विफल रही है। बीजेपी नेताओं का यह दावा है कि PM गति शक्ति कार्यक्रम में भी बड़ा निवेश किया जा रहा है। दूसरे अहम मुद्दे की बात करूं तो वो अलायंस के मुद्दे हैं। बीजेपी JSP के साथ गठबंधन में है और JSP के अध्यक्ष पवन कल्याण ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी और TDP 2024 चुनाव के लिए गठबंधन करेंगे। ये पता नहीं है कि ये फैसला लेने से पहले उन्होंने बीजेपी से सलाह की थी या नहीं, लेकिन कोई बता दूं आपको, कई लोग इसे नेशनल पार्टी की बात न मानने और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को एक करने के रूप में देखते हैं, जो बीजेपी की पहले से ही खराब को और कम कर सकता है। बीजेपी की भी अपनी अंदर की समस्याएं हैं। पिछले 3 सालों में इसने अपने प्रदेश अध्यक्ष को 3 बार बदला और अभी भी विधायक उम्मीदवारों की कोई बात नहीं की गई और ना उन्हें मैदान में उतारा है। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जहां एक ओर से बीजेपी और YSR कांग्रेस पर हमला कर रही है, वहीं दूसरी ओर अभी भी JSP TDP अलायंस के फैसले को लेकर भी साफ नहीं है। इनका मानना है कि बीजेपी से इन्हें नुकसान हो रहा है। पार्टी को चुनाव से पहले इस पर साफ बात करने के लिए जरूरत है, साफ बात करने की जरूरत है। वहीं आंध्र प्रदेश की राजनीति पर गंभीरता से सोचने से पहले बीजेपी लीडरशिप साफ तौर पर 5 राज्यों तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव रिजल्ट के इंतजार में। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। और यूं ही खबरों को से जड़ से जुड़ने के लिए, समझने के लिए आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।